करता हूँ मैं। चल शुरू करते हैं। तो अपन ना लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक वी हैव डन ब्रेडिग्स-आर्क मेथड। हमें पेप्टाइजेशन से शुरू करना था, है ना? हाँ मुझे पता है वो अपलोड नहीं हुआ। लास्ट पार्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में करता हूँ है ना? तो अभी अपन को डिस्कस करना है, दैट इज टॉकिंग अबाउट पेप्टाइजेशन मेथड से शुरू करना था अपन को। पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग the process of converting the precipitate into the colloidal solution. The process of converting the precipitate into the colloidal solution by adding a suitable electrolyte, by adding the suitable electrolyte is called peptidation. Suitable electrolyte is called peptidation. Right now that is called peptidation. So by the addition of suitable electrolyte is called peptidation. So we can say that जैसे example लिखते हैं हम, suppose I have, पहले से कर लेते हैं पेप्टाइजेशन के लिए, ठीक है? हम हाँ आज सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा और उसके बाद अब हम डाउट्स करेंगे क्योंकि फिर हमको इनऑर्गेनिक ही पढ़ना है मोस्टली। पेप्टाइजेशन तो लेट अस चेक। हम AgNO3 ले लेते हैं एग्जांपल 1 और इसमें Ki को ऐड करते हैं। तो व्हाट विल से कि भाई AgI का येलो पीपीटी फॉर्म होता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, येलो पीपीटी, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमारे पास AgNO3 सॉल्यूशन था, इस AgNO3 सॉल्यूशन में Ki को ऐड करते हैं। Ki को ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन, AgI का पीपीटी बनेगा, तो विल गेट अ पीपीटी ऑफ AgI। तो यहां पर अपन को AgI का पीपीटी बन जाएगा, इसमें सिल्वर आयोडाइड होगा, दैट इज द प्रेसिपिटेट व्हिच विल बी फॉर्म्ड। अब हम क्या करेंगे प्रेसिपिटेट में, हमारे पास दो चॉइस होंगे, आइदर यू ऐड excess of Ki, add excess of Ki। हम इसमें या तो excess of Ki ऐड कर सकते हैं और we can add excess of AgNO3। तो इट इज लाइक दैट कि जैसे प्रेसिपिटेट बनेगा ना, तो यहाँ ट्रांसपेरेंट वाटर होगा और यहां पर को प्रेसिपिटेट देखेगा, AgI का पीपीटी वो सेटल डाउन हो जाएगा। ये पूरा AgNO3 सॉल्यूशन था, इसमें Ki को ऐड किया तो विल गेट अ प्रेसिपिटेट। अब ये पीपीटी में अगर हम एक्सेस ऑफ Ki ऐड करते हैं तो इसमें से I नेगेटिव जो होगा ना, वो I नेगेटिव इस Ag को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, तो इसमें से Ag को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो, बिकॉज AgI में व्हाट विल हैपन, जैसे ये AgI है तो AgI में यहां पर Ag पॉजिटिव होगा, I नेगेटिव होगा। तो अगर आप एक्सेस ऑफ Ki ऐड करोगे, एक्सेस ऑफ Ki ऐड किया तो इसका नेगेटिव चार्ज इस AgI को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो व्हाट विल सी,
कि जैसे जैसे अपन कॉन्सेंट्रेशन इसको ऐड करेंगे वैसे वैसे ये पीपीटी जो होगा ना वो लिक्विड इधर सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। पीपीटी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में आएगा। दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन फिनोमेना। मतलब एजीआई के सरफेस पे आई नेगेटिव आयन आना शुरू हो जाएगा, उसको अपन कहते हैं एडसॉर्प्शन फिनोमेना। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, क्योंकि ये एजे आई नेगेटिव एजीआईन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो आई नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एजीआईन को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो क्या बन जाएगा, ये एजीआई के पार्टिकल्स जो होंगे ना, जो पीपीटी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल आई नेगेटिव से सोल्यूशन में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, आई नेगेटिव से सोल्यूशन में आ जाएंगे। ये सोल्यूशन में आने की वजह से, क्योंकि इसके सरफेस पे आई नेगेटिव, एड्सॉर्ब वही होगा जो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो एक्सेस में क्या है, आई नेगेटिव। अपन कहेंगे के पॉजिटिव भी तो है, के पॉजिटिव एड्सॉर्ब नहीं होगा, बिकॉज प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म हो रहा है, एजीआई का। मतलब या तो एजीआई होना चाहिए या फिर आई नेगेटिव आइन होना चाहिए। तो आई नेगेटिव आइन एजीआई को अट्रैक्ट करके कहां ले जाएगा, एड्सॉर्ब करके सोल्यूशन में। तो ये पीपीटी डिसॉल्व होके एक क्लाउडी पीपीटी, मतलब ऐसे येलोइश पीपीटी बना देगा। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली पीपीटी, इट विल बी लाइक जैसे फ्रूटी होता है ना, फ्रूटी का सोल्यूशन फ्रूटी जैसे होता है येलो, उस टाइप से बना देगा। मतलब पहले वो प्रेसिपिटेट था, ट्रांसपेरेंट वाटर था, लेकिन जब हमने एक्सेस ऑफ केआई ऐड किया तो पीपीटी येलो कलर सोल्यूशन बना दिया। दैट विल बी लाइक अ फ्रूटी जैसे होता है। तो उस टाइप से ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, क्योंकि इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अपन कहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स। कौन सा कोलॉइड बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बन जाएगा। अब इसमें एक और बात हो सकता है, अगर मैं AgNO3 एक्सेस में ऐड करूं तो फिर सिल्वर आइन, इन दोनों में से कॉमन क्या है, सिल्वर आइन। तो सिल्वर आइन जो आई नेगेटिव आइन है ना, इधर ये वाला आई नेगेटिव आइन, ये सिल्वर आइन इस आई नेगेटिव आइन को अट्रैक्ट करके सोल्यूशन में ले जाएगा। मतलब अगर मैं एक्सेस ऑफ Ki ऐड करूंगा तो आई गेट आई नेगेटिव ऑन द सरफेस, बिकॉज वो AgI को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड करूंगा, excess of AgNO3, तो AgI will attract the I negative line to come into the solution। तो अगर AgNO3 में AgI will attract, तो excess of AgNO3 लिखेंगे अपन, तो AgI will attract the I negative line to come into the solution, so AgI will form like this, that is AgI on the surface। अगर AgI, the cation is present on the surface, अगर सरफेस पे कैटाइन होगा तो किस टाइप का कोलॉइड होगा, तो अपन कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स। देन इट विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स। देन इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स। तो अपन बता सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स बनेगा या नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स बनेगा। तो इसका मतलब है ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हो, तो उनमें से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, और जो भी एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे ना, वो इन दोनों में से कोई एक होगा। मतलब अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और उस प्रेसिपिटेट में से इन दोनों में से जो भी एक्सेस ऐड करोगे, इन दोनों में से ही आपको किसी एक को एक्सेस में ऐड करना होगा। दैट विच इज एन एक्सेस विल टेक द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। सपोज आई राइट लाइक दिस, मेरे पास FeCl3 है और मैं इसको एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड करता हूं, तो अपन वाटर की जगह NaOH भी ले सकते हैं। हम इसको NaOH में ऐड कर देते हैं, तो विल गेट दैट ब्राउन पीपीटी ऑफ FeOH होल थ्राइस। ये ब्राउन पीपीटी है। अगर मैं इसको एक्सेस में लेता हूं तो इन दोनों में से इसमें क्या कॉमन प्रेजेंट है, Fe। तो Fe पॉजिटिव आयन विल गेट एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस। तब उस केस में I will write that if I use excess of FeCl3 then we'll say that this will be positively charged colloids। तो अपन इसमें कहेंगे that will be positively charged colloids। So FeOH whole thrice, then it is positively charged, ये brown purity था, so I'll get that positively charged colloids।
वैसे तो हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन वाटर में भी हो जाएगा। सो अगर हम इसमें वाटर में ऐड करते हैं तो फिर इधर कैटायनिक पार्ट नहीं होता ना, कोई मेटेलिक कैटायन पार्ट। अगर मैं वाटर लिखता यहां पर तो विल गेट द वाई पीपीटी, नो डाउट हाइड्रोलिसिस की वजह से। बट हम एक्सेस ऑफ FeCl3 ऐड करते तो विल गेट द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स। बट एक्सेस ऑफ वाटर तो हाइड्रोलिसिस शो करता, फिर उसमें नेगेटिवली चार्ज नहीं बन पाता। मतलब अगर मैं H2O लिखूंगा इधर, देन ऑल्सो आई गेट द सेम थिंग। अगर मैं H2O लिखूंगा देन ऑल्सो आई विल गेट द सेम थिंग। बट अपन कहेंगे अगर वाटर ऐड करेंगे एक्सेस में तो फिर अपन कहेंगे वाटर में कोई कैटायनिक पार्ट नहीं होता, बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोसिएट नहीं होता है। इफ वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोसिएट नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, विल से दैट देन द नेगेटिवली चार्ज आयंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बट अपन ऐसे कहेंगे इधर नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं लिखूंगा मैं, बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें NaOH लिखते हो, एक्सेस ऑफ NaOH, तो वी नो दैट इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, जो कॉमन होगा इसमें, क्योंकि ये तो OH नहीं दे सकता लेकिन NaOH तो OH दे सकता है ना। इसमें कॉमन क्या है दोनों में से, इसमें क्या कॉमन है, OH नेगेटिव। तो फिर उस केस में विल से दैट दिस विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। बट इसमें हमें कोई डिफरेंट ऐड करना पड़ रहा है ना, इन दोनों से कोई डिफरेंट ऐड करना पड़ रहा है, तो फिर दैट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रेसिपिटेशन और गुड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स, बिकॉज हम इन दोनों में से ही किसी एक को एक्सेस में चूज करेंगे, इन दोनों में से ही किसी एक को एक्सेस में चूज करेंगे, ये तो फिर डिफरेंट मेथड हो जाएगा, देन दैट विल नॉट बी अ गुड मेथड फॉर पेप्टाइजेशन टू डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट इनटू द colloidal solution by addition of suitable electrolyte। So suitable electrolyte में इन दोनों में किसको ऐड करोगे उसके हिसाब से चार्ज होगा। इन दोनों में इसको एक्सेस करेंगे, वाटर तो वैसे भी हाइड्रोलिसिस लिख रहे हो आप, तो इट विल बी इन एक्सेस। हाँ, लेकिन अगर मैं यहां पर कोई बेस ऐड करता हूं तो उसमें डिसॉल्व होगा ये, नो डाउट, आई एम नॉट टेलिंग ये नहीं होगा, लेकिन इस केस में हम इसकी जगह क्या ऐड कर रहे हैं, OH नेगेटिव। तो इसमें जो भी प्रेसिपिटेट होगा उनमें से जो कॉमन आयन इसमें प्रेजेंट होगा वही उसी टाइप का कोलाइड बनेगा। तो फिर कहेंगे यहां पर FeOH होल थ्राइस है, तो इसमें आपने जो ऐड किया है वो क्या ऐड किया है, OH माइनस आयन। तो ये कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। तो this is negatively charged colloids, so like that we'll get the colloidal solutions। तो जनरली अपन कहेंगे अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो अपन को क्या मिलता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर एक्सेस में होता है। लेकिन जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा हाइड्रोक्साइड का उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोक्साइड से, लेकिन फिर हमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट अगर हमारे पास कोई ऑक्साइड्स है या कोई और सॉल्ट है, जैसे अपने पास गिवन है, सपोज विल से दैट कि हमारे पास कैडमियम क्लोराइड है, इसमें अपन H2S पास करता है। अगर आप H2S पास करोगे तो कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी बनेगा, इज अ येलो पीपीटी। क्या बनेगा इसमें, येलो पीपीटी बनेगा। और येलो पीपीटी को अगर हम एक्सेस ऑफ लिखते हैं अपन, एक्सेस ऑफ H2S, क्योंकि हम क्या करते हैं स्कूल में, जैसे क्या करते हैं H2S गैस को पास करेंगे, इसमें H2S सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। जनरली सल्फाइड्स में हम H2S के कॉन्सेंट्रेशन से ही बनाते हैं क्या, कोलाइड्स। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे H2S का कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे और पास करते रहेंगे, तो ये CDS जब आप ज्यादा पास करोगे तो सल्फाइड माइनस आयन बनेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। तो हमें यह भी पता चल गया कि पेप्टाइजेशन मेथड में कैसे बताते हैं कि कौन सा चार्ज होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। पेप्टाइजेशन मेथड में हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चार्ज होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट, कौन सा चार्ज होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। वी आर एबल टू टेल, एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है भाई। तो वी आर एबल टू टेल कि कौन सा चार्ज हम बता सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, वी कैन से दैट,
ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही पेप्टाइजेशन होता है, ऑर्गेनिक का भी होता है। सो वी कैन से दैट सिमिलरली वी कैन राइट पॉइंट 4 अपन पेप्टाइजेशन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी पेप्टाइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, पेप्टाइजेशन ऑफ अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी लिख लेते हैं एक पेप्टाइजेशन मेथड, जैसे अपन लिखेंगे तो पेप्टाइजेशन मेथड जैसे मैंने यहां पर लिखा। अब आप इसमें से जो भी कॉमन आइन होगा केटाइन और एनाइन उसका पेप्टाइजेशन होता है, तो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिख सकते हैं द पेप्टाइजेशन ऑफ, फोर्थ पॉइंट लिख लेता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सेलुलोज नाइट्रेट, नाइट्रेट इज पेप्टाइज्ड विथ, जो सेलुलोज नाइट्रेट होता है दैट इज पेप्टाइज्ड विथ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, with organic solvent like alcohols, and the solution, the colloidal solution we get is called collodion. The colloidal solution is called collodion. कभी कभी हमसे पूछ भी लेते हैं व्हाट इज कोलोडाइन। The colloidal solution formed by the peptidation of cellulose nitrate is collodion. So this is about the peptidation method. The word be different था तो अपन we are able to tell that what is peptidation. अब हमारा वो पार्ट जो हम पढ़ रहे थे वो ऑलमोस्ट मतलब अपन ने सेकंड पार्ट वाला कंप्लीट कर लिया बेस्ड ऑन द डिस्पर्शन मेथड थे ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पेप्टाइजेशन. Now we can discuss about the classification based on the particle size. So we can write that classification based on the particle size. Classification based on the particle size. Particle size है ना, मैंने तीन टाइप के क्लासिफिकेशन लिखे थे. एक क्लासिफिकेशन था जिसमें बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम था. तो यहां पर अपन लिखेंगे बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज. सो वी कैन से दैट वन इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स. ठीक है, वन इज कॉल्ड द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. तो अपन ने लिखा था मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं, माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं, और राइट ना, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स. तो चलो लिख लेते हैं अपन व्हाट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. अभी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होता है, व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स of dispersed phase is already in the range of, मतलब पहले से उतने रेंज में होता है. Dispersed phase is already in the range of, they are already in the range of colloidal particles, colloidal size particles. So they can be directly mixed, they can be directly mixed with the dispersion medium, to form colloidal solution, that is. तो अगर पहले से ही पार्टिकल साइज कोलॉइडल रेंज में होता है तो उस टाइप के कोलॉइडल सॉल्ट फॉर्मेशन को मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स बोलते हैं. एग्जांपल स्टार्च, गम, जेलेटिन, प्रोटीन. इनके मॉलिक्यूल पहले से इतने बड़े होते हैं
कि उनको हमें सिर्फ ऐड करना होता है सुटेबल सॉल्वेंट में। आर एडिड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्व। तो सॉल्व बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली इनको हम ऐड कर देते हैं सुटेबल। पहले से ही पार्टिकल साइज बड़ा है तो सुटेबल सॉल्वेंट मतलब लायोफिलिक टाइप हो जाए, ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हैं जिसमें ये डिसॉल्व हो जाए, पार्टिकल साइज ऑलरेडी बड़ा होगा तो कोलोइडल सॉल्व बन जाएगा। दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर, बड़े मॉलिक्यूल। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब है कि पार्टिकल मॉलिक्यूलर colloids, the dispersed particle are not in the range of colloidal resolve. Dispersed medium particles are not in the range of colloidal resolve. So they aggregate when dissolving. Dispersion medium. In dispersion medium to form particles of colloidal range. इसमें एग्जांपल लिखेंगे तो पहले ये बनने पड़ रखा है पार्टिकल ऑफ कोलोइडल रेंज। तो एग्जांपल मेटल सॉल्व, हमने देखा ना वो गोल्ड को वेपराइज किया, बाद में जब वो कंडेंस होते हैं तो वो आपस में स्टिक होना शुरू हो जाते हैं। आपस में स्टिक होते हैं तो क्या होता है, वो उतना साइज पार्टिकल बना लेते हैं सो दैट दे विल कम इनटू द कोलोइडल रेंज पार्टिकल। अभी पेप्टाइजेशन पढ़ा आपने, so that is peptidation. Then we can write that peptidation में भी precipitate particle का साइज छोटा था, हमने adsorb करवा के उसे पार्टिकल का साइज बढ़ाया so that they will go into the colloidal range. Acid particle छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पार्टिकल को स्टिक करवाएंगे इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। सल्फर जैसे हमने लिखा था ना एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो अपन ने सल्फर को बनाया था ना एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एग्रीगेशन ऑफ सल्फर पार्टिकल्स। पहले हमने सल्फर को अल्कोहल में डिसॉल्व किया या ईथर में, और बाद में फिर हमने उसको वाटर में डाल दिया, तो वो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में लार्ज साइज पार्टिकल बन गया था। दैट्स व्हाई इट कम इनटू द कोलोइडल रेंज पार्टिकल, दैट इज मल्टीमॉलिक्यूलर कोलोइड्स। तो मल्टीमॉलिक्यूलर मतलब भाई एक से ज्यादा मॉलिक्यूल को कंबाइन करके कोलोइडल सॉल्वेंट। मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब पहले से ही पार्टिकल साइज, डिस्पर्स फेज का साइज उतना बड़ा डिस्पर्स फेज का साइज था तो डायरेक्टली सॉल्वेंट में ऐड करके उसका कोलोइडल सॉल्व बना देगा। एसोसिएटेड कोलोइड्स, तो एसोसिएटेड कोलोइड्स में क्या होगा, अब अगेन आप बोल रहे हैं कि भाई यहां पर एसोसिएट करेंगे कोलोइड्स। एक्चुअली मल्टीमॉलिक्यूलर में भी तो एग्रीगेशन लिखा आपने, ये भी तो एसोसिएट होके कोलोइडल रेंज बनाया, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा। अपन कहेंगे मल्टीमॉलिक्यूलर्स में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कोलोइडल सॉल्व, दैट इज मल्टीमॉलिक्यूलर। एसोसिएटेड कोलोइड्स में क्या होगा, एसोसिएटेड कोलोइड्स में the particles are not in the colloidal range, but अगर थोड़ा सा नंबर ऑफ पार्टिकल एग्रीगेट हो जाएं, एसोसिएट हो जाएं, तो they will come into the colloidal range particle, तो they will come into the colloidal range particle। एक मिनट पॉज करना, देखो ये भी एसोसिएटेड है, ये भी मल्टीमॉलिक्यूलर है, तो ये भी तो एग्रीगेशन किया आपने,
भाई एसोसिएशन का मतलब भी एग्रीगेशन है और मल्टीमॉलिक्यूलर का मतलब भी एग्रीगेशन है। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो अपन कहेंगे इसमें और इसमें डिफरेंस है, या थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटलीस्ट 1000 तो होगा ही होगा टू फॉर्म अ कोलॉइडल रेंज। यहां 100 से ज्यादा नहीं, इट विल बी अराउंड 100। वो डिफरेंस होगा एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मल्टीमॉलिक्यूलर। तो इसमें आपने बताया क्या है हमें? अगर देखा जाए तो आपने ये कहा माइक्रोमॉलिक्यूलर में बड़ा साइज था, पार्टिकल का ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में था, हमने सुटेबल सॉल्वेंट में डाला, बन गया कोलॉइडल सॉल्वेंट। यही तो बताया, और क्या लिखा आपने? मल्टीमॉलिक्यूलर में आपने कहा कोलॉइडल रेंज में नहीं था, हमने उसको एग्रीगेट करवाया और एग्रीगेट करवाने के बाद थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको कोलॉइडल रेंज में ले आए। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमें क्या समझाया? कुछ भी नहीं समझाया आपने। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में अपन को समझने को मिलेगा। अपन क्या करेंगे? एट लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब पार्टिकल जो है नंबर 1 से लेके 90 के आसपास होगा तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे ही 100 होगा कन्वर्ट हो जाएगा कोलॉइड्स में, मतलब वो सब एसोसिएट हो जाएंगे एक साथ। 90 तक वो आपस में दूर दूर रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे वो नॉर्मल मॉलिक्यूल जैसे बिहेव करेंगे, जैसे अलग अलग बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही वो 100 होंगे वो कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूं। तो मैं आपको यही लिखने वाला हूं। एट लो कॉन्सेंट्रेशन they behave as a normal इलेक्ट्रोलाइट। भाई इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा, इस पार्ट से अपन को कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, शायद वो वर्ड आ जाए तो अपन को पता है वर्ड का मतलब क्या है। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बट as the concentration increases the particles starts associating, particle starts aggregating, 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 and when around 100 particles associates, they form a colloidal particle. मतलब they will come into the colloidal range. They will form a colloidal particle. So they will form a colloidal range particle. So what I will do, I will say that colloidal range particle, they will form a colloidal range particle. The concentration at which the colloidal particle is formed, is called critical missile concentration. Critical missile concentration. The concentration at which the particle is formed, the colloidal particle is formed, any colloidal particle, I will tell you what are the example for that. Any colloidal particle is formed is called that is critical missile concentration, CMC जैसे बोलते हैं अपन, and the temperature above which it is formed is called Kraft temperature. और क्राफ्ट टेम्परेचर को अपन ठीक है वो उसको बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं अपन जिसके अबव वो फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर, राइट? दैट इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो
क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस पार्ट से अपन काफी क्वेश्चन पूछेंगे अपने से, तो अपन उसमें लिखते हैं एसोसिएटेड क्लोराइड्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल फॉर एसोसिएटेड क्लोराइड्स। Example is the soaps and detergents. जो सोप्स होते हैं ना, so soaps are salts of fatty acids, salts of fatty carboxylic acids, carboxylic acids. So soaps जो होते हैं they are fats, they are carboxylic acids, so we can write that CnH2n plus 2 H2n plus 1 CONA ले लेते हैं। And detergents जो होते हैं they are salts of fatty sulfonic acids, they are sulfonic acid, that is like this CnH2n plus 1 CONA. So rather than carboxylic acid they will be SO3Na. अब इसमें नो डाउट विल राइट दैट ये भी हो सकता है प्लस 1, इसमें सिर्फ CN मतलब अनसैचुरेशन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड, बट मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, N का वैल्यू पर ऐसे कुछ नहीं लिखा कि भाई ये एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, एल्कीन ग्रुप भी हो सकता है, उसमें अनसैचुरेशन भी हो सकता है, मतलब CN 2N भी हो सकता है, इधर भी 2N हो सकता है, 2N-2 भी हो सकता है, 2N-4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा सोप्स ले रहे हैं पर। दोनों में N वैल्यू ऑफ N वेरीज फ्रॉम value of n will be equal to 15 to 20 होगा, मतलब value of n can be from 15 to 20, ये बता सकते हैं value of n। तो अपन लिखेंगे ठीक है, write the value of n, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, तो सोडियम स्टेरेट, is C17H35 CONA, that is sodium stearate. We can take example. We can write that other salts will example. So sodium stearate. So we can write that sodium lauryl sulfate. For detergents we can write sulfate, that will be like this. CH3 CH2 whole 12 SO3Na. We can write sodium that is इसमें अपन और भी लिख सकते हैं, C में यहां लिख देता हूं sodium right now orate, that will be C17H33 CONA, एक 1 degree unsaturation भी है इसमें, तो like that they are salts। अब अपन क्या करेंगे, इसका नाम आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, बट थोड़े बहुत नाम ही याद रखने होंगे, ज्यादा नहीं रखने पड़ेंगे। मैंने जितना रखना है याद वो मैंने आपको बता दिया, राइट। इसमें से क्लियरिटी नहीं है अपन को, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, मैं इसका ऐसे कर लेता हूं, ये L है I नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर होगा। चलो देखते हैं। अब देखो भाई एक बात है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सल्फोनिक ग्रुप होता है उनमें, जो सोप होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ डिटर्जेंट्स इज मोर देन carboxylate. So right now
cleaning ability of detergents is more than soap, is better than soap. अब ये तो अपन को पहले से पता है, वैसे अपन ऐसे भी लिख लेते हैं भाई, सीधी सीधी बात करें ना, सोप का मतलब हो गया अपन बाथिंग सोप की बात कर रहे हैं, नहाने का साबुन, और डिटर्जेंट का मतलब कपड़े धोने के साबुन की बात कर रहे हैं। अपन को पता है दोनों में से किसका क्लीनिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है। नहाने के साबुन से अगर कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेंगे ना, सब बढ़िया साफ हो जाओगे बिल्कुल कपड़े की तरह, बट वो स्किन भी खराब करता है। तो जो नहाने का साबुन होता है और उसमें भी क्लीनिंग एबिलिटी, भाई मार्केट में कितने सारे साबुन होते हैं, सबका अपना रिसर्च होता है। वो रिसर्च जो होता है ना क्लीनिंग एबिलिटी, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने 15 to 20, अगर मैं दो नहाने के साबुन को कंपेयर करूंगा अभी इतना 12th के स्टैंडर्ड के स्टेज पे, तो मैं कहूंगा ज्यादा अच्छा नहाने का साबुन मेरे लिए वो होगा जिसमें एन का वैल्यू ज्यादा होगा। ज्यादा अच्छा कपड़े धोने का साबुन मेरे लिए वो होगा जिसमें एन का नंबर ज्यादा होगा, मतलब एन का वैल्यू ज्यादा होगा। और क्लीनिंग एक्शन में अगर मुझे सफाई की बात करनी है कि किससे अच्छे से सफाई होगी, तो ऑब्वियसली बात है डिटर्जेंट से ज्यादा अच्छा सफाई होगा सोप के कंपैरिजन में, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। क्लीनिंग एक्शन ऑफ detergents is better than soap. Action of two soaps directly proportional to value of n. Value of higher value of n. I can write like that, ना? Higher value of n, जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होगा। हायर वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है। मतलब दो सोप का कंपेयर करना है, वैल्यू ऑफ n देख लो। दो डिटर्जेंट्स को कंपेयर करना है, वैल्यू ऑफ n देख लो। और अगर सोप और डिटर्जेंट्स को चेक करना है तो डिटर्जेंट्स ही बेटर होगा, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ n, मैं यहां वैल्यू ऑफ n चेक नहीं करूंगा, लेकिन क्लीनिंग एक्शन के टू सोप्स या दो डिटर्जेंट्स उनमें कंपेयर करूंगा तो वैल्यू ऑफ n चेक करूंगा। दैट इज ठीक है। आपने मुझे सोप और उसके बारे में बताया, जैसे सोप के लिए क्रिटिकल मेसिल कंसंट्रेशन जो होता है ना, सीएमसी फॉर सोप, CMC for soap is (10⁻³ to 10⁻⁴ molar at 298 Kelvin। ये ऐसे होता है, ठीक है, at 298 Kelvin above craft temperature। अब आप बात करते हैं कि भाई एसोसिएटेड कॉलेट्स में जो आपने बताया था, ये तो उसके एग्जाम्पल है, जो यहां तक आपने लिखा हुआ है ना, ये उसके एग्जाम्पल दिए आपने मुझे, और उन एग्जाम्पल्स को समझाया आपने बस। अभी आपको बताना है कि व्हाट आई हैव टू डू हियर। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ऐसे कि देखो भाई, दैट इज कि इसमें अपन लिखेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स की बात करते हैं अपन वापस। सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स अगर मैं लिखूंगा, सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स में विल से दैट एट लो कंसंट्रेशन दे विल बिहेव लाइक दिस। मतलब मेरे पास वाटर है और उसमें अपन थोड़ा सा सोप डाल देते हैं, तो लो कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अब जब सोप और डिटर्जेंट्स की बात कर रहे हैं तो अपन तो इनसे फेमिलियर होते हैं अच्छे से। अगर सोप और डिटर्जेंट से अपन अच्छे से फेमिलियर हैं तो लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ, है ना। व्हाई टू गो फॉर कि भाई आप मुझे काफी कुछ एक्सप्लेन करो, आप तो डेली लाइफ की बात कर ही रहे हो, आप मुझे उसी से समझा दो। पता क्या होता है, मैंने एक बकेट में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया, वो कपड़े धोने वाली बात कर रहे हैं ना। अगर अपन उसमें थोड़ा सा सर्फ डालेंगे तो क्या होगा, फिर अपन ऐसे थोड़ी करते हैं थोड़ा सा सर्फ डाल दो उसमें कपड़े डाल दो आप वॉश करने के लिए, नहीं, अपन को अच्छा खासा अमाउंट में डालना होता है सर्फ, वाइट इज सो, वरना क्लीनिंग एक्शन नहीं होगा ना। बिल्कुल उसी चीज को अपन यहाँ चेक कर लेते हैं।
लो कॉन्सेंट्रेशन में जो सोप होते हैं ना, सोप्स आर हायर फैटी एसिड्स, तो होते हैं हायर फैटी एसिड्स का मतलब है कि उसमें एक ऐसे सोप और डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं एंड डिटर्जेंट्स। अगर सोप की बात करेंगे अपन तो वो ऐसे ना नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोफोबिक चेन ऐसे होगा। और फिर अब मैंने इसमें काउंट नहीं किया, वो 17 17 या 15 से 17 तक कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अपन कहते हैं यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ऐसे होगा। अगर सल्फोनिक ग्रुप है तो डिटर्जेंट्स बता दूंगा, और सोप है तो कार्बोक्सिलेट आयन होगा। अब इसमें इस पार्ट को अपन कहते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो पानी से अट्रैक्ट होगा। सॉल्ट है तो पानी में डिसॉल्व होगा ही होगा, ये हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलिंग वाटर अट्रैक्टिंग, दैट्स व्हाई हाइड्रोफोबिक वाटर से फोबिया, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से अट्रैक्शन। तो जब हम लो कंसंट्रेशन पे रखेंगे ना, तो ये जो पानी में जो डिसॉल्व होता है ना पार्ट, वो तो पानी में आ जाएगा, बाकी जो चेन है ना हाइड्रोकार्बन चेन, वो बाहर रहेगा ऐसे। ये कार्बोक्सिलेट आयन लिख रहा हूं मैं नेगेटिव चार्ज की जगह, इट विल बी लाइक दिस। मतलब अगर थोड़ा सा ही सिर्फ हमने ऐड किया ना, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट का थोड़ा सा पार्ट अंदर आ जाएगा, बस यही होगा। ठीक है। when concentration increases, जब अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो देखते हैं क्या, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो व्हाट विल हैपन, उस केस में कंसंट्रेशन बढ़ने से इधर और बनेंगे ये, तो ये पास पास आएंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इनमें वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा सरफेस एरिया की वजह से। जब इनमें वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इनमें वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे ऐसे। मतलब पहले मैं बना लेता हूं, फिर वो बकेट बना दूंगा। वो आपस में कंबाइन होंगे ड्यू टू द ना, जब ये आपस में अट्रैक्ट होंगे तो ये ना एक स्फेरिकल शेप ले लेंगे। मतलब जैसे ये कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एट अराउंड 100, जब वो 100 के आसपास हो जाएंगे पार्टिकल, अराउंड 100 पार्टिकल, तो वो ऐसे बना देंगे। मतलब वो आपस में अट्रैक्शन की वजह से वो पार्टिकल ऐसे नेगेटिव चार्ज एक ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे 100 के आसपास। ये हाइड्रोकार्बन चेन, तो इस टाइप से वो 100 के आसपास होंगे, तो इस टाइप से चेंज हो जाएंगे। मतलब नेगेटिव पार्ट अंदर और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट होगा वो। अभी अपन क्या कर रहे हैं, वाटर। अगर वाटर है तो ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर से रिपेल होगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट, अगर नॉन पोलर होता तो मैं ऐसे बनाता, और पोलर है तो वो ऐसे बना देगा। अब मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, क्योंकि वाटर में नेगेटिव पार्ट डिसॉल्व होगा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट डिसॉल्व नहीं होगा। ये ऐसे भी बना सकता है, और जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही बना सकता है। मैं दोनों बना लेता हूं, वो भी बना लेते हैं अपन जो आपने बनाया था पहले भी, वो भी बनाओ आप, क्योंकि वो भी बता रहे थे आप, तो उसमें भी मुझे पता रहे कि अपन को क्या करना है। ऐसे बना के दिखाया था अभी आपने कि नेगेटिव चार्ज था। अब यहाँ पर क्या ना, हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स है, अपन ने बस इसको ये बताने के लिए कि देखो ऐसे होगा, वो अपन ने इसलिए ऐसे बनाया। तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे ऐसे, जैसे 100 पार्टिकल होगा एक में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिसल, इसको कहते हैं अपन मिसल। और ये जो मिसल बना ना अपने पास, जब अपन ने यहाँ पर 100 पार्टिकल्स हो गए तो एक मिसल बना, तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिसल्स बनने वाले हैं। और हर एक मिसल में क्या होगा, 100 एटलीस्ट 100 पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर अपन ने वाटर लिया हुआ है, मुझे अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट ले रखा है, ये वाटर है एट हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और ऐसा कब बनेगा, क्योंकि वाटर में ये नेगेटिव पार्ट जो है ना, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और सोडियम आयन सोल्यूशन में रहेंगे, नो डाउट। वो सोडियम आयन की वजह से ही वो, आपने कभी अगर सर्फ में, कभी बकेट में सर्फ डाल के देख लेना, डिटर्जेंट डाल के ऐसे डिसॉल्व करके देखना, तो जो उसमें क्या होता है, वो स्लगिश होता है, सोल्यूशन जो होता है वो सोडियम की वजह से होता है। तो ये मिसल्स फॉर्मेशन होता है। नाउ दिस मिसल इज इन द colloidal range, so this particle is in the colloidal range, this is called colloidal solution then when there is a formation of missile.
तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पे मिसल बनेगा उसको अपन क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। अब वाटर में ये नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल हो रहा था, तो वो ऐसे एक स्फीयर फुटबॉल जैसे बन गया और अंदर की तरफ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट आ गया और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर मेरी मर्जी मैं कहूंगा कि अगर मैंने इसमें बेंजीन ले रखा है तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, एनायनिक पार्ट तो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो सकता ना, आयनिक बेंजीन में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो सकता ना, तो बेंजीन में क्या होगा, ये वाले जो पार्ट होंगे ना, ये जो नॉन पोलर पार्ट है, बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये नॉन पोलर पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये बेंजीन की बात कर रहे हैं, ये बेंजीन हो जाएगा एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो मिसल में भी मतलब पोलर सॉल्वेंट में भी मिसल बन सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी मिसल बन सकता है। अगर हम क्लीनिंग एक्शन की बात करें कि भाई ठीक है ये बना दिया, अब ये बताओ कि क्लीन कैसे होगा, तो अपन कहेंगे क्लीनिंग एक्शन की बात कर लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बोलते हैं उसे, सो विल रीड दैट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। एक्शन ऑफ सोप, अगर हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करें तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक क्लॉथ है, ये क्लॉथ आ गया, और जनरली जो गंदा होता है वो कॉलर पे ही होता है, अपन ने देखा हुआ है, जो कपड़े अपन पहनते हैं तो जनरली जो गंदा कपड़ा होता है वो कॉलर पे ही होता है, बाकी जगह भी गंदा होता है, नो डाउट डस्ट स्टिक होता है और एब्जॉर्प्शन सरफेस से डस्ट तो स्टिक होता है सभी चीजों में। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये जो है वो अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये डर्ट है जो कि प्रेजेंट है ऑन द क्लॉथ। अब इसको अगर क्लॉथ से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अपन कहेंगे देखो, अब ये डर्ट या तो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी होगा, दोनों ही हो सकता है। डॉट अगर पोलर होगा, ये अगर पोलर होगा तो ये उसे बाहर निकाल देंगे, कैसे, ये पोलैरिटी वाले पार्ट से वो बाहर निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, वो ऐसे बॉन्ड बना लेगा, मिसल से ये निकल के उस डॉट पे ये ऐसे उसमें बॉन्ड बना लेंगे, और जब ये इसको यहां से पुल करेंगे तो जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डर्ट बाहर निकल जाएगा। जब हम क्लॉथ को वॉश करते हैं तो वो ये जो होते हैं मिसल्स, ये उसको बाहर निकाल देते हैं। और अगर नॉन पोलर होता तो अपन ये डर्ट विच इज पोलर, और अगर नॉन पोलर होता तो अपन कहते हैं मान लो ये डर्ट है, नॉन पोलर डर्ट। अगर नॉन पोलर होता तो अपन इसे बना देते हैं, ये इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि नॉन पोलर से नॉन पोलर वाला हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट तो अट्रैक्ट होता है ना, तो वो उसे बाहर निकालते। जब हम वॉश करेंगे तो ये जो सोप होगा, जो सोप जो इसके साथ बॉन्डेड हो गया डर्ट के साथ, जब हम वाटर से वॉश करेंगे इसको तो ये उसे बाहर निकाल देंगे, ये उससे वॉश हो जाएगा। वो क्लॉथ जो सोप और डिटर्जेंट्स है ना, वो डिटर्जेंट्स इसके साथ वॉश हो जाएगा, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्डेड है हमारा डिटर्जेंट्स, तो वो जब हम वॉश करेंगे वाटर से तो ये बाहर निकल जाएगा क्लॉथ से, दिस अगेन अ क्लॉथ। दैट इज हाउ द क्लीनिंग एक्शन टेक प्लेस। तो जनरली अपन ने देखा हुआ है, अगर आप अच्छे से, आप इसको घर में भी कर सकते हैं, कैसे, क्लीनिंग एक्शन को आप हाथ में ऑयल लगा लो, अब उसे वाटर से साफ करो, नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे ना केरोसिन ऑयल या फिर आप उसे पेट्रोल से साफ करो, ऑयल इज नॉन पोलर ना, तो आप उसको साफ करोगे तो आपको पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल से ही साफ करना होगा, तभी वो अच्छे से साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट ना, ऑयल के जो स्पॉट्स होते हैं या ऑयल होता है वो तभी साफ होगा जब वो नॉन पोलर, राइट ना, ये नॉन पोलर डर्ट था तो वो तभी साफ होगा जब हम उसे केरोसिन या फिर पेट्रोल से वॉश करेंगे। क्लॉथ पे जनरली क्या होता है, पोलर डर्ट ज्यादा होता है, जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें पोलर डर्ट ज्यादा होता है और नॉन पोलर कम होता है, इसलिए वो इजीली वाटर से डिसॉल्व हो जाता है। राइट, बेंजीन में एनायनिक पार्ट कैसे डिसॉल्व होगा, HCl बेंजीन में थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड है, वाटर में डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने के लिए डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन चेक करना होता है, किसी को भी डिसॉल्व होने के लिए डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन चेक करना होता है,
और डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन दो पार्ट पर डिपेंड करता है, एक डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन, दूसरा डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। तो बेंजीन में हाइड्रेशन तो होगा ही नहीं, तो एंडोथर्मिक फिनोमेना होगा फिर इसको डिसॉल्व करना, और जिस एंडोथर्मिक फिनोमेना पे उसको डिसॉल्व करेंगे इसको, उतने पे तो वो वेपराइज हो जाएगा। हमें तो रूम टेम्परेचर पे ही डिसॉल्व करना है, तो HCl NaCl थोड़ी डिसॉल्व होगा, आयनिक पार्ट थोड़ी डिसॉल्व होता है बेंजीन में। सो वी कैन राइट लाइक दैट। अगर इसमें बहुत सारा पानी डाल दूं तो मैंने यहां पर लो कंसंट्रेशन लिखा है, कंसंट्रेशन बढ़ाया तो मिसल फॉर्म हो गया, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड, मिसल्स आर एसोसिएटेड कोलाइड्स, मिसल आर एसोसिएटेड कोलाइड्स, मिसल्स आर एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है ना। जो मिसल होता है वो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं, राइट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इसमें बहुत सारा पानी फिर डाल दूं तो ठीक है ना, अगर सोप सॉल्यूशन में बहुत सारा पानी डालोगे तो वापस वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेगा। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही वो मिसल बना रहा था ना एसोसिएटेड कोलाइड्स, लेकिन अगर आप बहुत सारा पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई उस केस में वापस बन जाएगा ये लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे, बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेगा, बट एट हाई कंसंट्रेशन इट फॉर्म्स मिसल, बट अगर इसको डाइल्यूट करेंगे तो वापस ये बन जाएगा, हमें क्या कर पड़ेगा, फिर बता देंगे क्लीनिंग एक्शंस। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। थोड़ा सा पाठ अपन पढ़ रहे हैं सर्फेक्टेंट्स, ये थोड़ा सा अपन हटके पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। Are called surfactants. Surfactants. उस सरफेस केमिस्ट्री तो सर्फेक्टेंट्स तो पढ़ना ही होगा, उस सरफेस पे ही तो एग्जाम हो रहे थे, डर्ट और पोलर नॉन पोलर लाइक दैट। तो जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, वो एनायनिक भी होता है, कैटायनिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, मतलब तीनों ही टाइप से होते हैं। तो सर्फेक्टेंट्स अपन ने पढ़ा हुआ है, पर लिख सकते हैं उसमें एनायनिक, कैटायनिक और राइट लाइक दैट। तो अपन लिख लेते हैं जैसे अभी अपन ने लिखा था इसमें एग्जांपल, एनायनिक वाला तो अभी अपन ने लिखा सोप्स और डिटर्जेंट्स, दैट इज सोडियम स्टेरेट, सोडियम पाल्मेट, पाल्मेट है ना। तो सोडियम पाल्मेट है C15 H13 CONA लिख सकते हैं सोडियम पाल्मेट। सोडियम लॉरियल सल्फेट, सल्फेट वो भी लिखा था ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो डिटर्जेंट्स और सोप आपने लिखे थे वो मोस्टली कैटायनिक लिखे थे, वो एनायनिक लिखे थे अपन ने, कैटायनिक भी होते हैं। कैटायनिक में वो क्या होता है ना, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जनरली अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, सॉल्ट्स। तो मैं कैटायनिक में कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं, है ना, एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ कैटायनिक में, वो तो अपन लिख ही चुके थे, कुछ एग्जांपल में इसको भी एग्जांपल में लिख लेते हैं कैटायनिक वाले पार्ट, है ना। व्हाट आर द एग्जांपल फॉर द कैटायन्स, वी कैन राइट लाइक दैट। तो अपन क्या करेंगे कैटायनिक में, दैट इज अब वो अमोनियम सॉल्ट से तो अपन कोई भी लिख सकते हैं अमोनियम सॉल्ट के एग्जांपल। तो राइट C17 या C17, दैट विल बी, जो कार्बन का नंबर होगा ना वो वही रहेगा,
आप चाहे कैटायनिक लिखो, एनायनिक लिखो, कुछ भी लिखो, कार्बन का नंबर वही रहेगा। मैं बस इसलिए कर रहा हूं कि भाई थोड़ा सा अपन नाम भी थोड़ा देख लें, क्योंकि जितने नाम मैं लिख रहा हूं वो तो अपन को याद होना ही चाहिए, तो मैं कुछ नाम भी लिख देता हूं, ठीक है। तो 1830 1836 37 CO NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है भाई। तो आप पहले सोडियम सॉल्ट लिख रहे थे, अब मैं अमोनियम क्लोराइड लिख लेता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अमोनियम सॉल्ट लिख लेता हूं, है ना। ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट लिख लेते हैं अपन ऐसे। सो दैट इज अबाउट, वी कैन राइट दैट। अब अपन ने इसमें क्या अमोनिया HCl ऐड कर दिया होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टाडेकाइल। अब 18 है तो ऑक्टाडेकाइल लिखेंगे अपन, ऑक्टाडेकाइल डेकेन के लिए। सो ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक मिनट है, इसको 3 कर देते हैं अपन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज नाइट्रोजन जो है कितने बॉन्ड बनाएगा, वी नो दैट कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, 3 इसके साथ बनाए और एक ये बनाया उसने, सो वी गेट दैट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं इसको, एक तरीके से सॉल्ट है ना, अमोनियम सॉल्ट ऐसे। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट। अब बी में तो ये नाम थोड़ा याद रखो है, ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड। वैसे तो अपन को पता था C10 इज डेकेन और एक 18 है तो ऑक्टाडेकाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन सोडियम स्टेरेट लिख सकते हैं, पालमेट में अपन ने 15 था, अच्छा वो 13 की जगह 31 होगा, बिल्कुल। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज इसमें, अब यहां से कुछ अमोनियम H है तो वहां पर CH3 लिख सकते हैं अपन, तो चलो CH3 लिख देते हैं वहां पर। तो मैं लिखता हूं C16H33, क्योंकि 13n+1 हो गया, 2n+1। और फिर अपन लिखते हैं COH, और अमोनिया के साथ हाइड्रोजन की जगह मैं 3CH3 लिखने वाला हूं और क्लोराइड लिखने वाला हूं, फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, ट्राई मिथाइल अमोनियम, सो ट्राई मिथाइल अमोनियम। तो यहां पर हेक्साडेकाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम क्लोराइड, तो ट्राइमेथाइल अमोनियम। अब इसमें हेक्साडेकाइल भी लिख देते हैं अपन, हेक्साडेकाइल नहीं लिखा अपन ने, सो हेक्साडेकाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम क्लोराइड, उस टाइप से भी बता सकते हैं। अब इस पर ना, ये थर्ड वाला जनरली देखा जाए तो मैंने जो आपको बताना था ना, वो थर्ड वाले की वजह से लिखा मैंने। CH33 इसको बॉन्ड किया मैंने, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को बॉन्ड किया मैंने विथ पेरिडीन, ये पेरिडीनियम है। तो यहां पर मैं पेरिडीनियम क्लोराइड से ऐड करने वाला हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको कहते हैं C10 पेरिडीनियम नियम क्लोराइड। जनरली ये होता है C10 पेरिडीनियम क्लोराइड। ये अमोनियम के इतने काफी है अपने लिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं अपन को अमोनियम के लिए, ठीक है ना। बाकी सल्फोनिक ग्रुप वगैरह वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है अपन ने। CnH2n मतलब +1, और कार्बन 15 से 20 तक हो सकता है, थोड़ा सा कैटायनिक, बट हमें ये पता चल गया कि जितने भी कैटायनिक वाले पार्ट है ना, वो सारे के सारे अमोनियम सॉल्ट है। जितना भी कैटायनिक वाला पार्ट है ना, वो सारा का सारा अमोनियम सॉल्ट है। अब अपन न्यूट्रल के लिख लेते हैं, तो न्यूट्रल लिख लेते हैं अपन, व्हाट आर द न्यूट्रल वंस। न्यूट्रल मतलब नॉन आयनोजेनिक, नॉन आयनोजेनिक सर्फेक्टेंट्स, इसको अपन कहते हैं न्यूट्रल। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल प्लस ईथर ले लेंगे अपन, तो अल्कोहल प्लस ईथर प्लस इपॉक्साइड। तो देखो भाई क्या करने वाले अपन, हमारे पास गिवन होगा CnH2n+1, और यहां पर मैं OH लिखने वाला हूं, मैं इसको रिएक्ट करने वाला हूं इपॉक्साइड के साथ।
वो लेंगे अपन कितने, ये n टाइम्स होंगे तो ये भी n टाइम, क्योंकि पॉलीमरिक बनाना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे लिख देंगे CnH2n प्लस 1, और ये लोन पेयर होगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये लोन पेयर ऐसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH लिख देंगे अपन। दिस विल बी CH2, राइट, विल राइट लाइक दिस, दैट इज CH2 इपॉक्साइड जो होगा उसको अपन ऐसे बना लेंगे भाई, ये इस पे अटैक करेगा तो अपन एक ऑक्सीजन आ गया, फिर अपन CH2 OH बना देंगे, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये वैल्यू जो होगी वो n टाइम्स हो जाएगा अपने पास, वो n टाइम्स लेना पड़ेगा ना, जितने ये होंगे उतने टाइम्स अपन इसको भी रिएक्ट करेंगे, या फिर अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन एक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ लिया अपन ने, बाकी मॉलिक्यूल्स अपन को पता है, आप n टाइम्स उसको भी लिखो, n टाइम इसको भी लिखो। ये कार्बन का नंबर 15 to 20 आप इसमें भी बताओगे। ये सारे के सारे सोप पढ़ रहे हैं अपन, हम सबको पता है। एक बात देखो, आप ये सारे के सारे मुझे सोप बता रहे हो, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बट जब मेरे पास सोप था एनायनिक सोडियम स्टेरेट पाल्मेट, तो जरूरत क्या है इन सब सोप की? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, कहीं पर हार्ड वाटर होता है, कहीं पर सॉफ्ट वाटर होता है, कहीं पर वाटर में फ्लोराइड ज्यादा होता है, कहीं पर वाटर में फॉस्फेट ज्यादा होता है। पता, जहां हार्ड वाटर होता है वहां सोप काम नहीं करते, नॉर्मल सोप एंड डिटर्जेंट्स, क्योंकि वहां कैटायनिक पार्ट भी होता है और एनायनिक पार्ट भी होता है। फिर हमें वहां पर किस टाइप का सोप देना होता है फॉर द क्लीनिंग एक्शन? नॉन आयोनोजेनिक सोप। मतलब जो भी राजस्थान वाला बेल्ट है वहां पर वो हार्ड वाटर ज्यादा होता है, तो वहां सोप का जो क्वालिटी होगा वो इस टाइप का होना चाहिए। अगर कहीं वाटर में एनायनिक पार्ट ज्यादा है तो वहां कैटायनिक पार्ट अपन ज्यादा रखेंगे, फिर वहां सोप में ये होना चाहिए। जहां सॉफ्ट वाटर है या फिर कैटायनिक वाटर है वहां पर ये होना चाहिए। इसलिए हमें तीनों ही पार्ट पता होने चाहिए सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पर जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा, इधर हाइड्रोफोबिक पार्ट है और इधर हाइड्रोफिलिक पार्ट है। मतलब हार्ड वाटर में कैटाइन हो या एनाइन हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही केस में काम करेगा, चाहे हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, तो वो सब जगह काम करेगा। ठीक है, so we can write them like that, we require the, so अब इनका क्लीनिंग एक्शन अपन को पता है, ये सब के सब हाई कंसंट्रेशन पे कैसे बिहेव करेंगे, क्रिटिकल मिसल बनाएंगे, मतलब मिसल फॉर्मेशन करेंगे, और लो लो कंसंट्रेशन पे दे विल बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, वो अपन ने पढ़ रखा है। अब अपन थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबल अपन से पूछ लें, ठीक है ना। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मिसल, of missile and the properties। पर प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। पहले तो अपन एक बात करते हैं भाई, पहले तो अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, फिर प्रॉपर्टी, मतलब लाइक सरफेस टेंशन भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी, आइन से तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताऊंगा, वो देख लेंगे अपन। पहले अपन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, विल राइट दैट, जैसे अपन यहां पर लिखेंगे तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं भाई। ये तो पक्का है, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन लेस देन जीरो, दैट इज मस्ट बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मिसल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एक बार 100 पार्टिकल आ गए तो वो अपने आप ही स्पेरिकल फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो अपने आप ही फॉर्म होते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ मिसल की बात करें तो इट विल बी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो होगा ना, थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, ग्रेटर देन जीरो, मतलब एंडोथर्मिक है। तो डेल्टा एस की बात करूंगा, एस ऑफ फॉर्मेशन की बात करूंगा,
तो मैं कहूंगा भाई देखो, आप ना वाटर में सरफेक्टेंट मिक्स कर रहे हो और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप मुझे बता रहे हो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये पॉजिटिव है मतलब ये नेगेटिव है, मुझे ये नेगेटिव बनाना है, और ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, वो आपने बताया। अगर आप वैल्यूज भी लिखना चाहें तो अपन वैल्यूज भी बता सकते हैं। डेल्टा एच जो होता है ना, दैट इज नियरली 1 और 2 किलो जूल्स होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और एंट्रोपी, अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है, इवन एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर मैं इसमें वैल्यूज भी अगर लिखें तो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है सोप सोल्यूशन के लिए, 1 to 2 किलो जूल्स। वन टू टू किलो जूल्स। मैं थोड़ा ऐसे दूर लिखता हूं ताकि वो नंबर ना दिखे ऐसे कुछ, क्या वो नंबर है कोई? सो डेल्टा एच इज नियरली 1 to 2 किलो जूल्स, जबकि डेल्टा एस जो होता है ना, दैट इज अराउंड 140 किलो जूल्स। 140 किलो जूल्स पर मोल एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे ही 140 किलो जूल्स पर मोल होता है, मतलब बहुत ज्यादा है। डेल्टा जी, अब अपन ने लिखा ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर एंट्रोपी 140 है एट रूम टेम्परेचर, मतलब 298 केल्विन पे, ये 140 है, मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होगा वो। तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होना ही होना है, देयरफॉर डेल्टा जी इज नेगेटिव ऑलवेज। डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। अच्छा, अपन ऐसे भी बता सकते हैं, देखो जब भी सभी ने देखा होगा, पेरेंट्स को भी देखा होगा ना, वो बकेट में सर्फ डालते हैं, पानी में सर्फ डालते हैं और उसके बाद उसे रोटेट भी करते हैं। सभी ने देखा होगा। रोटेट क्यों करेंगे? क्योंकि उसका सॉल्बिलिटी एंडोथर्मिक है। थोड़ा सा ही रोटेट करने से वो काफी अच्छा डिसॉल्व हो जाता है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्फेक्टेंट्स का सॉल्बिलिटी इन वाटर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मिसल इन वाटर, इज एंट्रोपी फेवर्ड। वो एंट्रोपी की वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है हमेशा। सो दैट इज एंट्रोपी फेवर्ड सोल्यूशन। एंट्रोपी की वजह से हमेशा डेल्टा जी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन बता देंगे भाई उसमें डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। अब अपन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं जो अपन को पहले से पता है। सर्फेक्टेंट्स के बारे में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं जो अपन को पहले से पता है। मान लेते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट की बात करते हैं और यहां पर अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे तो कैसे आएगा, और अज्यूम करते हैं कि कहीं एक जगह क्रिटिकल मेसिल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास वाटर है। अब उसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि आप कैसे बताने वाले हो, मुझे कोई एक प्रॉपर्टी की बात करो और फिर बताना। तो अपन कहेंगे देखो मेरे पास वाटर है, मैं यहां पर सोप ऐड करने वाला हूं। तो अपन कहेंगे करो। लो कॉन्सेंट्रेशन पे अब मैं एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैं बढ़ाने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात। अच्छा, आप कंडक्टेंस की बात कर रहे हो, तो लो कंसंट्रेशन पे तो कंडक्टेंस बढ़ता है। तो आपने ऐसे ग्राफ बताया हुआ है मुझे, मोलर कंडक्टेंस रूट ऑफ सी। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज, कंसंट्रेशन कम करोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे। आपने ग्राफ ऐसे बताया। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, बताया ना मैंने। तो अगर आप यहां पर इसमें सोप ऐड कर रहे हो लो कॉन्सेंट्रेशन पे, वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक, तो अपन कहेंगे चलो भाई यहां लिख लेता हूं मैं, कंडक्टेंस ऐसे है। आप जैसे जैसे उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट, अभी तो इनिशियली तो नंबर ऑफ पार्टिकल 100 तो होने दो, 100 होने तक तो कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा ना, तो कंडक्टेंस में कम करता रहूंगा, ये कम होता रहा।
और जैसे ही 100 हुआ वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। भाई जैसे ही 100 होगा वो उतने सारे पार्टिकल जो 99 थे वो कैसे हो गए, एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे लो कॉन्सेंट्रेशन, तब तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन जैसे ही वो 99 से 100 हुए वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी मेसल। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा था। जैसे ही क्रिटिकल मेसल कॉन्सेंट्रेशन, मैं यहां पर क्रिटिकल मेसल कॉन्सेंट्रेशन का एक रेंज बना लेता हूं, क्योंकि कुछ होंगे 95 से 110 के बीच में, अपन रेंज बना देते हैं। ये क्रिटिकल मेसल कॉन्सेंट्रेशन का रेंज है। तो अपन क्या कहेंगे भाई, इनिशियली तो नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा था उसका कंडक्टेंस कम होता था। एक पॉइंट आया जिसमें कंसंट्रेशन में 100 पार्टिकल हो गए, वो मिसल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पार्टिकल बन गया, एकदम से कम हो जाएगा। फिर अपन कहेंगे ठीक है, कांस्टेंट अगर अपन चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, वापस आप उसको और ऐड करोगे तो वापस शुरू कर लूंगा यहां से। लेकिन अपन एक मिसल बनाने की बात करते हैं। इनिशियली लो कंसंट्रेशन था, बढ़ाते बढ़ाते गए, कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, तो एक पॉइंट आया जब वो 100 होने वाले हैं, बस मिसल्स बनने वाला है, कंसंट्रेशन एकदम से कम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे ऐसे होगा। अब अपन बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो ये तो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात की, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात की। अब मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूं। देखो सरफेस टेंशन में क्या होगा, वाटर का सरफेस टेंशन, अब अपन सोप की बात हटा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को ऐसे करते हैं, अपन सरफेस टेंशन की बात करते हैं। अगर वाटर होगा तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना सरफेस पे, उनका एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब आप सोप ऐड कर दोगे। इस सोप ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप सोप ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन, वो सोप पार्टिकल ना इनको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, इनकी एनर्जी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस लेयर पे सोप आ जाएगा, ऊपर वाले लेयर पे अगर सोप आएगा तो सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम का सरफेस टेंशन एकदम से कम होगा, मीडियम का सरफेस टेंशन। वहां पर क्या, क्योंकि वहां पर सोप आ जाएगा, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा सोप पार्टिकल के बीच में, रादर देन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में। तो इनिशियली जब अपन ने सोप ऐड या डिटर्जेंट ऐड नहीं किया, तो वाटर के जो सरफेस पार्टिकल्स होंगे ना, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही अपन सोप ऐड करेंगे तो वो इसके साथ जो सरफेस पे सोप आ जाएगा, तो इनका एक्सपोजर एट द सरफेस कम हो जाएगा। तो अपन कहेंगे जैसे जैसे आप सोप ऐड करोगे इसका सरफेस टेंशन कम होगा, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल मेटल कंसंट्रेशन आएगा वो एकदम से बढ़ जाएगा। अपन को थोड़ा सा ऐसे बना लेना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल मेटल कंसंट्रेशन जैसे ही बनेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो 100 पार्टिकल ऑफ द सोप एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर वो ऑलमोस्ट सॉल्वेंट जैसे बिहेव करने लगे, तो सरफेस टेंशन फिर बढ़ जाएगा, फिर वापस उसमें सरफेस टेंशन आ जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई सरफेस टेंशन जो होगा ना, इनिशियली तो वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा डिस्पर्सन मीडियम का, लेकिन जैसे जैसे सोप ऐड करूंगा मीडियम का सरफेस टेंशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो पार्टिकल वैसे बढ़ते, कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, सरफेस टेंशन कम होता रहा। जब वो क्रिटिकल मेसल कंसंट्रेशन पे आएगा तो सारे पार्टिकल स्टिक हो गए, वापस वो सॉल्वेंट जैसे बन गया जिसमें एक ही पार्टिकल है और वो है मेसल, तो वापस हो जाएगा वो सरफेस टेंशन मेसल, क्योंकि अब वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए ना बहुत सारे पार्टिकल। ठीक है, ये सरफेस टेंशन के लिए ग्राफ होगा। अब ये सारे प्रॉपर्टीज अब उनको पता है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ठीक है, क्रिटिकल मेसल कंसंट्रेशन में मैंने आपसे कहा भी था मैक्सिमम क्वेश्चन अपन को यहीं से पूछेंगे। दूसरा अपन कहेंगे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, तो फिर वो बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे दो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता रहेगा, बट अगर एक पार्टिकल होगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज फिर कॉन्सेंट्रेशन यहां पर पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे 100 हो गया, एक बन गया, उसके बाद फिर शुरू हो गया यहीं से वो एक पार्टिकल मिसल का, फिर 2 3 4 5 6 7 100, फिर 200 पे दो पार्टिकल बचे, वापस वो इधर ही आ गया, तो ऐसे सरफेस टेंशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है। दैट इज हाउ वी कैन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट्स, मतलब मिसल फॉर्मेशन एंड द एसोसिएटेड कोलाइड्स, आप उसे कुछ भी बोल सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर सर्फेक्टेंट्स। और ये जो सर्फेक्टेंट वाला पार्ट मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया ना यहाँ पर, क्योंकि ये सर्फेक्टेंट्स वाला पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी है सारा पार्ट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 20 से 25% पार्ट है ये सर्फेक्टेंट्स, जो हमने यहीं डिस्कस कर लिया, क्योंकि अपन पढ़ ही रहे थे, सोप पढ़ डालते हैं सारा सोप को। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 20 to 25% पार्ट है। ठीक है, अभी तक हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स। ये फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स हो गया। अब अपन प्रॉपर दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें प्यूरिफिकेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करनी है, तो अपन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो प्यूरिफिकेशन में अपन लिख सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। So, filtration of colloids from by a filter paper which has a pore size through which only particles with less than 1 nanometers can pass. Only crystalloids can pass. Size less than 1 nanometers can pass. तो ठीक है भाई, फिल्टर पेपर ले लेते हैं, उससे फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, उसमें से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होगा, सिर्फ क्रिस्टलॉइड पास कर सकते हैं, तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि प्यूरिफिकेशन हमें क्रिस्टलॉइड्स का ही करना होता है। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बाय फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, फिल्टर पेपर के साइज जो होते हैं ना, पोर साइज, वो बड़े होते हैं, विच कैन बी एडजस्टेड बाय फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी एडजस्टेड बाय फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। उसको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करेंगे और बाद में उसको ड्राई अप कर देंगे, तो पोर साइज छोटे हो जाते हैं। कैन बी एडजस्टेड बाय that is formaldehyde solution, उससे अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो या फिल्ट्रेशन करो, एक तरीके से आपने फिल्टर किया, दैट्स ऑल। अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है, अब ये वर्ड भी अपन ने काफी सुना है, डायलिसिस। किडनी डायलिसिस ज्यादा सुना हुआ है अपन ने, ये वर्ड काफी सुना है। डायलिसिस में क्या होता है कि जैसे हमारा जो किडनी होता है,
ऐसे तो नहीं होता शेप में, लेकिन मैं तो बना रहा हूं कि वो किडनी होता है जैसे हमारा, उसमें जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, किडनी इज नॉट एबल टू प्यूरिफाई द क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्व। किडनी में कोलोइडल सोल्यूशन होता है, वो क्रिस्टलॉइड को बाहर नहीं निकाल पाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है। अपन एक मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहां पर कोलोइडल सोल्यूशन है प्लस क्रिस्टलॉइड है। अपन कहेंगे भाई ये क्रिस्टलॉइड होता क्या, पहले तो ये बता दो। क्रिस्टलॉइड का मतलब है आयनिक सॉल्ट। NaCl हो गया, K2SO4 हो गया, ये आयनिक सॉल्ट मतलब जो भी आयनिक सॉल्ट होगा उसे क्रिस्टलॉइड बोल देंगे। क्रिस्टल आयंस, दे आर क्रिस्टलॉइड्स। अपन क्या करते हैं, ये एक बैग ले लेते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन ले लेंगे, क्योंकि अपने स्किन से ना पानी तो बाहर आ सकता है लेकिन ब्लड बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज दैट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन। ह्यूमन मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इसको अगर अपन को क्या करना है, जैसे इसको वॉश करना है, क्रिस्टल को बाहर निकालना है, तो इससे ना एनिमल मेम्ब्रेन से क्रिस्टल आयंस तो जा सकते हैं बाहर, पोर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको वाटर में डिप करते हैं और बार बार वॉश करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो व्हाट आई विल राइट, मैं स्ट्रीम ऑफ वाटर में इसको डिजोल्व करूंगा, स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब यहां से वाटर, फ्रेश वाटर यहां से दूंगा, इसको वॉश करके इससे आयंस बाहर चला जाएगा, स्ट्रीम ऑफ वाटर, और यहां से वाटर क्रिस्टलाइड लेके बाहर निकल जाएगा। दैट इज हाउ द प्यूरिफिकेशन। और कभी कभी अगर जरूरत पड़ेगा, अगर क्रिस्टल बाहर नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर मैं एक बैटरी लगा के पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी लगा दूंगा। अब तो क्रिस्टल्स बाहर आएंगे, ये कैटायंस को पुल करेगा या एनायंस को पुल करेगा, और वाटर का स्ट्रीम भी होगा। Then this will be called as electrodialysis. Electrodialysis. This is called electrodialysis. वो किडनी का डायलिसिस कराते हैं ना हॉस्पिटल्स में, काफी सारे लोग होते हैं जो डायलिसिस कराने जाते हैं, वो यही तो करते हैं डॉक्टर्स। किडनी में इलेक्ट्रोड वो चार्ज को अप्लाई करते हैं और उसका डायलिसिस कर देते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर। दैट इज डायलिसिस। तो इसका मतलब हमारे लिए तो सीधा सीधा हो गया यार, कोलोइडल सॉल्यूशन को वॉश करना है, उसमें से क्रिस्टल्स को बाहर निकाल देना है, कोलोइडल सॉल्यूशन को रह जाना है। That is called electrodialysis. इसी पार्ट को हम एक्सप्लेन करके लिख देंगे, दैट इज डायलिसिस। और अगर चार्ज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। सिर्फ स्ट्रीम ऑफ वाटर यूज करते तो डायलिसिस बोल देता। तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइट फ्रॉम द कोलोइड पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। अब अपन इसमें थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, दैट इज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। वी ऑल नो दैट व्हाट इज सेंट्रिफ्यूगेशन। एक मशीन होगा जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन रखेंगे और उसे हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे। अगर हाई स्पीड पे उसे रोटेट करोगे ना, तो जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो सोल्यूशन में रहेंगे। हम सेपरेट कर लेंगे तो कोलोइड्स जो होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सो एक मशीन ले लेते हैं जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन को अपन हाई इसमें रोटेट करते हैं। इज दैट मशीन, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन है। सो solution is right now, solution, vessel containing solution,
is rotated at high speed so that the colloidal particles will settle down. Particle will settle down and crystalloid will remain in the solution. Will remain in the solution. फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, वापस से जो कोलॉइड डिपॉजिट होगा ना नीचे, इधर ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा कोलॉइड, इसको हटा देंगे, जो सोल्यूशन होगा वो क्रिस्टलोइड के साथ होगा, उसे हटा देंगे और कोलॉइड को वापस एक फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेंगे. दैट इज सेपरेशन और द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. मेनली अपन से डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस पूछते हैं स्कूल में भी और वैसे भी. So this is dialysis or electrodialysis. अब अपन properties of colloids की बात कर सकते हैं. What are the properties of colloids? Properties of colloids में colloids. This may be the last part. ये properties पढ़ेंगे colloids का तो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. बट प्रॉपर्टीज विल टेक टाइम. अभी अपन ये चेक कर लेते हैं. अगर आप डाउट्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. नहीं, अपन प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अपन प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करते हैं, है ना. प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करते हैं, जितना भी ज्यादा हो सकता है अपन पढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइम 100, मुझे मतलब थोड़ा सा आइडिया, मुझे लगा प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बोल दिया होगा कि, है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अपन को प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में एक तो ये शो करेंगे कोलॉइडल प्रॉपर्टी. कोलॉइडल प्रॉपर्टी, एक मिनट, कोलॉइडल प्रॉपर्टी तो ऊपर लिखा हुआ है. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कोलॉइड शो करते हैं. दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब व्हाट? एक्चुअली जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं उनके मास बहुत ज्यादा होता है. उस पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, उसका मास ज्यादा होता है. अगर किसी का मास ज्यादा होगा ना तो उसका थोड़ा सा वेट ऐड करूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है, उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है. सो उसका मोल फ्रैक्शन बहुत कम होता है. और अपन को पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसमें बहुत कम होता है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है. एक मॉलिक्यूल बनाना है तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स में 100 सर्फेक्टेंट्स को ऐड करना पड़ा था. So due to high molecular weight of colloidal particle, their mole fraction is very less. The mole fraction of solution is very less. Sol is very less. So the colligative property can be calculated easily. Colligative property, that is CPM, can be calculated easily. तो अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता सकते हैं इसमें. और पहले ही अपन ने पढ़ा हुआ है द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इवन अपन कोलॉइडल पार्टिकल का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल में अगर अपने पास वेट भी बहुत ज्यादा होगा तो ये तो उससे भी ज्यादा होता है. तो थोड़ा सा भी वेट ऐड करेंगे तो अपन मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं.
वैसे there are 4 colligative property. The best colligative property to calculate the molecular weight of the solute is among colligative properties क्या होता है? Relative lowering vapor pressure, delta TB, delta TF and osmotic pressure. The best colligative property to calculate the molecular mass कौन सा होता है? The best property to calculate molecular weight. To calculate मैंने पहले ही बताया तुमको. Molecular weight is osmotic pressure. Osmotic pressure. Osmotic pressure क्यों? Because osmotic pressure में ना temperature भी होता है. I is equal to CRT लिखते हैं ना. और हम उतना टेम्परेचर नहीं लिख सकते कि जो बड़ा पार्टिकल है वो ब्रेक हो जाए, इसलिए वहां पर टेम्परेचर भी कंसीडर करते हैं. और इसमें तो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर एसोसिएट भी हो सकते हैं. कम टेम्परेचर पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए. अभी कितना आ रहा है वी आर एबल टू कैलकुलेट, नो डाउट, बट मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, वो नहीं बता रहा है. इसमें तुम्हें टेम्परेचर भी पता होगा कि भाई आप लो टेम्परेचर रखना है इसमें ताकि मॉलिक्यूल ब्रेक ना हो. रूम टेम्परेचर. इसलिए बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है. दूसरा पर लिख सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब है दैट इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट अपन सबने पढ़ा हुआ है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन. Scattering of light when passed through solution. Through solution. ये अपन ने पढ़ा हुआ है. The scattering of light when passed through the solution. That is Tyndall effect. तो अपन क्या करेंगे, अपने पास लाइट सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट को पास, सो विल राइट दैट दिस इज अ इंसिडेंट लाइट ना. इंसिडेंट लाइट इसको एक सॉल्यूशन से पास करता है. तो यहां पर सपोज करते हैं अपन ले लिया ट्रू सॉल्यूशन. अगर अपन ने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया तो इससे लाइट ट्रांसमिट भी होगा. तो जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो ट्रांसमिटेड लाइट के बराबर है देन ओनली इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि फिर इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ. जितना इंटेंसिटी हमने यहां पर उतना इंटेंसिटी अगर वहां पर है तो फिर विल से दैट इज 10 रेज फॉल किए थे, 10 रेज उधर भी दिख रहे हैं बिल्कुल. इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन. अगर मैंने इंसिडेंट लाइट है मेरे पास और यहां पर मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन रखा, तो इस केस में जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा ना, ट्रांसमिटेड लाइट जो इंसिडेंट लाइट होगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन ट्रांसमिटेड लाइट. वो क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल. अगर कोलाइडल पार्टिकल होगा तो स्कैटरिंग होगा लाइट का इधर उधर. अगर कोलाइडल पार्टिकल होगा तो उसमें स्कैटरिंग होगा इधर उधर. तो अपन बताएंगे उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, राइट. और अगर मान लो तो इस केस में क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या होगा, वी नो दैट दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट.
अगर अपन ऐसे लिखेंगे, सस्पेंशन है इसमें, ठीक है, ये सस्पेंशन है। यहां पर दैट इज इंसिडेंट लाइट है, और यहां पर अपन लिखेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। अगर ट्रांसमिटेड लाइट जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, देन दिस इज सस्पेंशन, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल साइज था ना वो इतना बड़ा था कि लाइट उससे जाके एब्जॉर्ब ही हो गया, उसमें सस्पेंशन में मतलब कुछ ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं। यहां पर क्या होगा, पार्टिकल जैसे अपन कहेंगे एयर में अगर डस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड अ स्मोक, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर रूम में, जैसे कभी अपन सिनेमा हॉल में देखते हैं, सिनेमा हॉल में क्या होता है, जब मूवी चलता है तो उनको आजू बाजू जो भी बैठा होता है ना सब दिखते हैं अपन, व्हाइट इज सो, बिकॉज मूवी का जो फोकस होता है ना उससे जो लाइट बाहर आता है उसमें वो लाइट पार्टिकल से स्ट्राइक होकर स्कैटर्ड होता है इधर उधर, वो पार्टिकल के स्कैटरिंग की वजह से वो थोड़ा लाइट दिखता है अपन को रूम में पूरा, वो हॉल में पूरा अपन को लाइट दिखता है। लेकिन अगर मूवी को ऑफ कर दिया जाए तो अपन को फिर आजू बाजू वाला नहीं दिखता, बिकॉज वहां स्कैटरिंग हो ही नहीं सकती, लाइट ही नहीं है, तो इंसिडेंट लाइट ही नहीं है तो ट्रांसमिटेड कहां से होगा। या अगर हम कोई बंद पूरा क्लोज्ड रूम ले लेते हैं और उसमें एक सनरेज आ रहा है एक जगह से, छोटे से होल से, अगर छोटे से होल से भी सनरेज आ रहा है तो पूरा रूम में आपको लाइट दिख सकता है, आपका ब्राइटनेस पूरे रूम में दिखेगा। रीजन, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल है और डस्ट पार्टिकल से वो लाइट स्कैटर्ड हो रहा होगा, वो स्कैटर्ड होगा तो पूरे रूम में हमको लाइट दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं अगर थोड़ा सा भी रूम में होल है, विंडो में होल है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे रूम में लाइट आएगा, दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग। स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट। कॉमेट जब ट्रैवल करते हैं तो बीच में छोटा सा एक टेल बनता है पीछे, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा, बट मतलब बिटवीन 1 नैनो, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स ना, 1000 नैनोमीटर्स। तो जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ेगा स्कैटरिंग बढ़ेगा, पार्टिकल साइज उतना ज्यादा स्ट्राइक करेगा ना, लेकिन 1000 के बाद स्कैटरिंग बंद हो जाएगा, वो इतना बड़ा साइज हो गया कि पूरा वेवलेंथ ही रोक लेगा, जाएगा ही नहीं उस तरफ। तो अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में है, अगर इसमें भी पार्टिकल साइज चेंज होगा तो स्कैटरिंग भी डिफरेंट होगा। बहुत सारे सोल्यूशन भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कोलाइडल साइज पार्टिकल ना उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइड्स, क्योंकि उनमें जो स्ट्राइक करके वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे जो हमें कलर दिखेगा वो अलग दिखेगा अगर पार्टिकल साइज अलग अलग है तो पार्टिकल साइज की वजह से भी कलर डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो उसको अपन कहेंगे दैट इज मतलब ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट। इसको अपन पहले भी लिख सकते थे भाई कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, बताएंगे ना कोलाइडल प्रॉपर्टी का सॉल्यूशंस क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट ये शो करेंगे, ये दोनों शो नहीं करेंगे, वी कैन राइट दैट। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में मेरे ख्याल से टिंडल इफेक्ट हमारे लिए काफी होगा, और इतना मतलब मैं सोच रहा हूँ इसको वर्ड्स में लिखें क्या पर, या इससे आप एक्सप्लेन कर दोगे मुझे अगर जरूरत पड़ेगा तो। अनदर प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पहले लिख लेते हैं ब्राउनियन मोमेंट। दैट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी।
ब्राउनियन मोमेंट। हम सबको पता है द zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सॉल्यूशन। कोई भी पार्टिकल्स होता है उसका कभी भी ना एक स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, दैट विल हैव अ zigzag मोशन। द पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन विल हैव zigzag मोशन। इन अ सॉल्यूशन हैज zigzag motion continuously for years. So the colloidal solution does not precipitate for years. Colloids do not precipitate. Do not precipitate for years. For years. For years. It will not precipitate for years. It will remain in a colloidal solution. Because they are continuously in motion in the solvent. आपने देखा भी होगा वो फ्रूटी मतलब 3 साल भी रखा हो उस पर लिखा होता है यूज इन 2 years, मतलब 2 साल तक वो प्रेसिपिटेट नहीं होने वाला। काफी सारे मेडिसिन आता है यूज इन 3 years, लिक्विड मेडिसिन्स, because they can remain in that colloidal form for 2-3 years. Their particles will repel each other because they have the same charge. Electrical properties पढ़ेंगे for years. So this movement will be more if the particle size is less. अगर particle mass कम होगा तो kinetic energy ज्यादा होगी. If mass of particle is less, then movement will be more. Movement will be more. And obviously their kinetic energy will be directly proportional to temperature. मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी मूवमेंट ज्यादा बताऊंगा. So that is about the zigzag motion of particles. और zigzag motion of the particle will also explain that कि अगर ये precipitate नहीं होगा तो colloidal ज्यादा stable होगा. So more the Brownian moment, more will be the stability of colloids. Stability of colloids directly proportional to Brownian moment. Movement of particles. ये मूवमेंट होगा, मूवमेंट तो अलग होता है, ठीक है. मूवमेंट लिखेंगे अपन तो मूवमेंट वी नो दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. दिस इज अबाउट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, लेकिन अब उसे आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे. आज इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस, इज ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में 100%, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में है जितना टाइम लगेगा उसके बाद हार्डली हाफ एन आवर और लगेगा बस. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, उसके बाद थोड़ा टाइम और लगेगा. तो दैट इज अबाउट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टाइम अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे आगे. डाउट्स आप मेटलर्जी के कर लेना, मैं मेटलर्जी के डाउट्स डिस्कस करूंगा. और सरफेस केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए और बी एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 आप कर सकते हो. सेक्शन ए एंड बी सरफेस केमिस्ट्री, सेक्शन ए एंड बी सरफेस केमिस्ट्री आप कर सकते हो. तो नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस कर सकते हैं.